Good morning, students and my dear friends. Today is 21st of December 2022, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. और इसी Telegram channel पर आपको इकोनॉमिक टाइम, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट PDF भी मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. मोटिवेशन ऑफ द डे इज हार्ड वर्क कीप्स द रिंकल्स आउट ऑफ माइंड एंड स्पिरिट. और आज के मिंट पेपर की ये 16 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड में हम अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी. तो अब देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ सेक्शन जिसमें हम 4 आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 1 और 6 पर दिए हुए हैं और ये सारे आर्टिकल आरबीआई के दिसंबर बुलेटिन से रिलेटेड है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिसंबर मंथ का बुलेटिन जो है वो पब्लिश हो चुका है और उस बुलेटिन के अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल है वो इम्प्रूव होना शुरू हो चुकी है. तो आरबीआई ने किस तरह से इसको कोट किया है. आरबीआई के अकॉर्डिंग जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वो अब रिड्यूस होना शुरू हो चुकी है. जो बायोन्स कॉर्पोरेट सेल है वो भी मॉडरेट हो रही है जिसकी वजह से फिक्स्ड असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है. तो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कंपनीज करने लगी हैं दैट इन टर्न सजेस्टिंग अ रिवाइवल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना किसी भी इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है जिसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में डिमांड है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर है और तो आगे आने वाले टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी जीडीपी इंक्रीज होगी. तो किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो साइकिल होती है वो एक इम्प्रूव्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल एक अच्छा इंडिकेशन होता है. तो डेफिनेटली अगर इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल रिवाइव हो चुकी है, यू टर्न ले चुकी है, दैट विल हेल्प द improvement in earnings in upcoming quarters and definitely it will speed up the momentum of growth of Indian economy as per the Reserve Bank of India. तो इस बुलेटिन में एक आर्टिकल भी पब्लिश होता है जो आरबीआई के स्टाफ, डिप्टी गवर्नर या कोई भी पब्लिश करता है जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के स्टेट के बारे में डिस्कस किया जाता है. तो उसका नाम भी ऐसे ही होता है, द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशनरी कंसर्न जो है वो अभी भी चैलेंज बना हुआ है आरबीआई के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए. लेकिन अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन को देखें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो डाउन होना, मॉडरेट होना स्टार्ट हो चुकी है. तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पे भी इन्फ्लेशन के में देखने को मिलेगा. बट येस, अभी पूरी तरीके से जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का चैलेंज है वो फेज आउट नहीं हुआ है क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस बुलेटिन के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन दैट वाज वेरी ब्रॉडन एंड स्टबर्न, तो इट टेक्स टाइम टू गेट मॉडरेटेड और स्लो डाउन. तो इसीलिए आने वाले क्वार्टर्स में कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन का चैलेंज है वो फिलहाल के लिए इंडियन इकोनॉमी और आरबीआई के लिए बना रहेगा. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुका है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट. और इसको और अगर हम क्लेरिफाइड डेफिनेशन के फॉर्म में बोलें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर बेसिकली द फंड दैट आर यूज्ड बाय कंपनीज टू एक्वायर, to upgrade and to maintain the physical assets such as property, plant, building, technology, equipment, land. And it is basically or often used as to undertake a new project or investment by the company. और कब कंपनीज करती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? व्हेन दे वांट टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ देयर ऑपरेशंस और टू ऐड सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द ऑपरेशन. और कंपनीज को लगता है कि आगे जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तभी कंपनीज जो हैं वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं. अदरवाइज वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को पोस्टपोन कर देती हैं. तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव होना शुरू हो चुका है, इट मीन्स कंपनीज आर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और उन्हें लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में डिमांड है और डिमांड भी रिवाइवल शुरू हो चुका है. तो आरबीआई के दिसंबर बुलेटिन में भी इसी एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया. इसके अलावा रिपोर्ट में एमपीसी के प्रोजेक्शन को लेकर के भी पब्लिकेशन है और इस दिसंबर बुलेटिन में कहा गया एज पर द एमपीसी प्रोजेक्शन जो आगे आने वाले टाइम में जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट विल प्रोबेबली फॉल विद इन द ऑफिशियल टॉलरेंस लिमिट. कितनी टॉलरेंस लिमिट है? 2 से 6 की टॉलरेंस लिमिट है. तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एमपीसी जो है वो एंटिसिपेट कर रही है कि टॉलरेंस लिमिट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर. और पॉलिसी साइज में, पॉलिसी रेट में जो मॉडरेशन है वो भी तभी से उसी क्वार्टर से स्टार्ट होना शुरू होगा. तो जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है टाइटनिंग का वो अभी फ़िलहाल के लिए मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए आगे
एमपीसी लेगी कितना मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करना है। फिलहाल इन्फ्लेशन को लेकर के अभी 1-2 क्वार्टर तक और चैलेंज है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। सो दीज आर द की पॉइंट्स की फिक्स असेट्स जो है उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है, अर्निंग जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो चुकी है कॉर्पोरेट्स की, इन्फ्लेशन जो है नेक्स्ट क्वार्टर तक अप्रॉक्सीमेटली टॉलरेंस लिमिट में आ जाएगा, एकोमोडेटिव जो स्टांस है वो अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू रहेगा इन ऑर्डर टू टैकल द कोर इन्फ्लेशन प्रेशर दैट विल परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा बैंक्स जो है अपने सारे एफर्ट्स कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिपॉजिट सो दैट दे कैन सेटिस्फाई द क्रेडिट डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये की पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के। इसके अलावा पेज नंबर 6 पर डिटेल रिपोर्ट और दी हुई है जहाँ पर 3 न्यूज़ हैं, इसको भी नहीं कवर कर लेते हैं। एनआरआई डिपॉजिट सी यू टर्न। तो इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर 23 में जो एनआरआई डिपॉजिट था वो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था और आउटस्टैंडिंग फॉल देखने को मिला था एनआरआई डिपॉजिट में, लेकिन अब जो इसमें भी रिवाइवल स्टार्ट हो चुका है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर NRI deposit rose for approximately $134.54 billion in the month of October। और फिगर ये अगर सितंबर में बात करें तो सितंबर में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 133.67। तो अब फिलहाल जो अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो डिक्लाइन अब अक्टूबर के मंथ में हम कह सकते हैं थोड़ा सा रिवाइवल उसमें देखने को मिल रहा है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट 6 मंथ जो रहे यानी हम H1 भी बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 का जो H1 था उसमें एनआरआई डिपॉजिट्स फॉल हुआ है, फॉल टू अप्रॉक्सीमेटली $133.67 billion in the month of September from $139 billion in March। तो 139 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली मार्च में था और ये कंटिन्यूअसली मंथ बाई मंथ फॉल होता होता सितंबर में 133 पहुंच गया। लेकिन अब सितंबर के बाद जो अक्टूबर मंथ का डेटा आया है उसमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है, 134.54 बिलियन का एनआरआई डिपॉजिट्स विजिबल हो रहा है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। $192 मिलियन सोल्ड इन फॉरेक्स मार्केट इन अक्टूबर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेट सोल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली $1922। सो अप्रॉक्सीमेटली 922 मिलियन नेट वर्थ की सेलिंग करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज पर द रीसेंट डेटा पब्लिश बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर बुलेटिन। हालांकि अगर इसको सितंबर के मंथ से कंपेयर करें तो सितंबर के कंपैरिजन में जो नेट सेल हुई है डॉलर की अक्टूबर में वो बहुत लोअर है, अप्रॉक्सीमेटली लोअर देन $10.36 बिलियन। तो सितंबर के मंथ में डॉलर सेलिंग है वो तो डिक्रीज हुई है, बट डेटा शोज अ ह्यूज डिक्लाइन इन आरबीआई's नेट लॉन्ग फॉरवर्ड लुक एंड सजेस्टिंग दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेविली इंटरवीन थ्रू द फॉरवर्ड सेगमेंट्स ऑफ द करेंसी मार्केट। तो अप्रॉक्सीमेटली $192 मिलियन की सेलिंग करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर मंथ में। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल ये सेलिंग और ये बाइंग क्यों करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू मेंटेन और स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी और इंडियन रुपी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन रेमिटेड $1.92 बिलियन इन अक्टूबर। तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर द आरबीआई's लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जिसको हमने कवर भी किया था LRS स्कीम। तो जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस है इंडिया से वो डिप हुआ है 28% मंथ ऑन मंथ बेसिस में। तो अक्टूबर में जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस रहा है वो सितंबर के मंथ से अप्रॉक्सीमेटली 28% कम रहा है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पब्लिश डेटा। तो रेमिटेंसेस को ईज आउट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS स्कीम लॉन्च करी थी। इसी स्कीम को यूज़ करते हुए जब इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस हो रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन ड्यूरिंग दिस मंथ जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस है वो डिक्लाइन हुआ है। हाउएवर इट वाज अप 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो उसमें 23% का इंक्रीज है। तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लाई थी उसका इंपैक्ट हमें आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही रेमिटेंसेस में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये आउटवर्ड रेमिटेंसेस की बात हो रही है। आउटवर्ड रेमिटेंसेस मीन्स जो पैसा इंडियन इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, जो इंडियंस हैं जो बाहर भेज रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, या हम बोले जो फॉरेन अकाउंट्स में जा रहा। तो किस किस केस में जाता है? जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेवल्स होते हैं, ट्रेवल्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ को ऑप्ट करने के लिए ये आउटवर्ड रेमिटेंसेस होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि फेस्टिवल सीजन की वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस है ये डिक्रीज हुआ है। प्रोबेबली ये दिसंबर और जनवरी में फिर से इंक्रीज देखने को मिलेगा।
तो ये थे की पॉइंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिसंबर बुलेटिन के। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 एंड 6 जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। ग्रिम ग्लोबल सिचुएशन कास्ट अ शैडो ऑन बजट। तो बजट 20 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 प्रेजेंट होने वाला है, उसका फॉर्मुलेशन स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले भी प्री बजट जो नेगोशिएशन डेलिब्रेशंस होते हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, और कई बार हम इसको न्यूज़ में कवर भी कर चुके हैं। सो अहेड ऑफ दिस यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, नाउ गवर्नमेंट इज वेलकमिंग द ग्लोबल कंसेंसस और ग्लोबल व्यू और ग्लोबल ओपिनियन ऑन इंडियन इकोनॉमी, especially those views which are indicating a positive outcome for upcoming फाइनेंशियल ईयर। तो बजट बनाने से पहले, बजट को प्रेजेंट करने से पहले जो बजट मेकर्स हैं उन्होंने जो वर्ल्ड का व्यू है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के उसको वेलकम किया, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सारे व्यूज़ को देखें तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इन कंपैरिजन टू द काउंटर पार्ट इकोनॉमीज, इन कंपैरिजन टू द अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज आर परफॉर्मिंग वेल एंड विल परफॉर्म गुड इन फाइनेंशियल ईयर 24 एज वेल। बट लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से वैक्यूम है। देयर विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ग्रिम ग्लोबल सिचुएशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, और हो सकता है जो ये ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस चल रही हैं इनका इम्पैक्ट सेंटर के प्रोजेक्शंस और असेसमेंट्स पर देखने को मिले। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ये भी बोला कि देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट आर अलार्मिंग, एंड before formulating the budget, before presenting the budget, the impact of this global recessionary situation needed to be evaluated carefully, क्योंकि जो सेंटर के प्रोजेक्शंस हैं, असेसमेंट हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, हो सकता है वो असेसमेंट प्रोजेक्शंस गलत चले जाएं बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल पैथेटिक ग्लोबल सिचुएशन और रिसेशनरी कंडीशंस ब्रोइंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द सर्टेन अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस। क्योंकि ये एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है ऐसा रिसेशनरी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि सस्टेन्ड रिसेशन है, मतलब ये भी आगे आने वाले टाइम तक और सस्टेन रहेगा, उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि इंडिया के अगर ट्रेडिंग पार्टनर्स को देखा जाए तो इंडिया के जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो हैं नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और अगर इन्हीं ट्रेडिंग पार्टनर्स में रिसेशन आ रहा है, इनकी इकोनॉमी रिसेशन से इम्पैक्ट करे, तो डेफिनेटली इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट हमें ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट के फॉर्म में विजिबल होगा। तो जिस तरीके से बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स रिसेशन की कंडीशन में हैं, जिस तरीके से कमोडिटी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, कभी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, और कोविड-19 का फेयर अभी भी बना हुआ है, कंपनीज जो हैं वो ले ऑफ कर रही हैं चाइना में बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड केसेस। तो और जो जितनी भी सिचुएशंस हैं ये कुछ चाइना में कोविड को लेकर के, इसकी वजह से चाइना में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, चाइना और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर रही है जिसका इम्पैक्ट चाइनीज़ इकॉनमी भी पड़ रहा है, और डेफिनेटली वो ओवरऑल जो इंटरप्ले है डिफरेंट फैक्टर्स का एट ग्लोबल लेवल, वो इंडियन इकॉनमी को पोटेंशियली इम्पैक्ट कर सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जो कोविड-19 है ये दोबारा से स्प्रेड कर जाए। तो ये सारे जो हैं अनसर्टनिटी बनी हुई है, ये सारे जो अनसर्टन फैक्टर्स हैं इनको काउंट करने की ज़रूरत है वाइल फॉर्मुलेटिंग और प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल ईयर 24 बजट एज पर द एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो गुड हैं एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, एज पर द डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्शंस। जो इंडियन इकोनॉमी वो डिसेंट रेट से ग्रो करेगी इनटू अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर इकोनॉमिक सर्वे को देखो तो इकोनॉमिक सर्वे ने 6 to 6.5% का जीडीपी प्रोजेक्शन किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और जो नॉमिनल प्रोजेक्शन है जीडीपी का वो 11 से 12% का है। आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो जो ये डिसेंट ग्रोथ रेट है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए आगे आने वाला टाइम पॉजिटिव है। बट ठीक है, जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन चल रही हैं, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं विच माइट इम्पैक्ट द फिस्कल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन एट होम, उनको भी काउंटर करने की ज़रूरत है। तो प्रॉबेबली हो सकता है कि इसकी वजह से अपकमिंग बजट में कुछ कंजर्विज्म या कंजर्वेटिव अप्रोच देखने को मिले, और कुछ का कहना है कि दैट इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। तो अलग अलग एक्सपर्ट का इसको लेकर के अलग अलग व्यू। हाउएवर, इंडिया कैन नॉट बी वैक्यूम फ्रॉम द
रिसेशनरी ग्लोबल विन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर इंडिया. जो रिसेशन आ रहा है इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें, जिस तरीके से ट्रेड जो है वो वीकन कर रहा है, टैक्स कलेक्शन हो सकता है वो भी वीकन करे, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी चैलेंज बनी हुई है, उसको लेकर के अभी भी अनसर्टनिटी है. हालांकि इंडिया में इन्फ्लेशन को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन जो है वो टॉलरेंस लिमिट में आ जाएगी. बट ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है. और जिस तरीके से चाइना में कोविड की नई वेव आई है उसको भी देखते हुए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, अनसर्टनिटीज़ है कि वो वेव्स आगे और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है अदर कंट्रीज़ को भी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो कि इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है और सेम पेज नंबर पर दी हुई है. फ्रेश फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन फॉल टू लोवेस्ट इन 17 मंथ. तो नंबर ऑफ फ्रेश फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन हैज़ फेल टू 17 मंथ लो. अपने पिछले 17 महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर इसको सीधी भाषा में बोलें तो इट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो अक्टूबर के मंथ में अपने पिछले 17 महीनों के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है. अक्टूबर में अप्रॉक्सीमेटली 7,27,899 जॉब क्रिएट हुई हैं. ये कैसे पता चला? दैट इज एज पर द EPFO सब्सक्रिप्शन डेटा. तो EPFO के सब्सक्रिप्शन डेटा के अकॉर्डिंग अक्टूबर के महीने में अप्रॉक्सीमेटली 7,27,899 नए सब्सक्राइबर या नए एम्प्लॉय इनरोल्ड हुए अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, जो कि पिछले महीने से 25% कम है, अप्रॉक्सीमेटली 25.9% कम है. तो जो ये और डिप हो रहा है, इसका मतलब इस जो EPFO का डेटा है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है इंडिया में वो अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. पिछले 17 महीनों से कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिल रहा है और अक्टूबर के मंथ में सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला है. तो एज पर द रीसेंट लेटेस्ट पे आउट डेटा रिलीज्ड बाय EPFO, द फॉर्मल जॉब क्रिएशन इज ऑल्सो गेटिंग टम्बल इन इंडिया. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 और 8 जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है और ये भी इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है. इंडियन GDP ग्रो बाय 9.7 इन H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, स्टेट ऑफ इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है एक्सपर्ट्स का, RBI का. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपना स्पेकुलेशन दिया है. एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, India's GDP growth in the first half of this financial year it averaged at 9.7%. तो H1 means जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर के. तो फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट 6 मंथ मीन्स अगर हम ले मार्च से, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, यानी H1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 23, इस ड्यूरेशन में जो इंडियन इकोनॉमी है उसके जो GDP ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.7% रही एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड स्टेटमेंट ऑन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाई फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने ये मिड ईयर का जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू स्टेटमेंट पब्लिश किया उसमें कहा है कि H1 में जो GDP ग्रोथ रही वो 9.7% रही. इसके अलावा मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी बोला कि वो जो मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क है जो कि FRBM एक्ट के तहत मैंडेटरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को पब्लिश करना, फिलहाल के लिए इस बार वो MTEF पब्लिश नहीं करेगी, प्रेजेंट नहीं करेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री. क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, दैट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग द गवर्नमेंट प्रोजेक्शन. तो जो मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क है वो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बार पब्लिश नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी विंड ब्लोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड. और वो इंडिया के जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पा रहे उस ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन की वजह से. हालांकि अगर इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ GDP एट कांस्टेंट प्राइस में उसको एस्टिमेट किया गया 9.7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 और पिछली बार ये कितना था? 13.7% थी फाइनेंशियल ईयर 22 में और सेकेंड फाइनेंशियल ईयर 22 के सेकेंड हाफ में इट वाज 4.7. हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें डेक्लाइन देखने को मिल रहा है. पिछले साल यही सेम पीरियड में 13.7 थी GDP एट कांस्टेंट प्राइस, इस बार रिड्यूस होकर के 9.7 हो गई है. तो फिलहाल के लिए इस बार MTEF पब्लिकेशन नहीं होगा एज पर द FRBM एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन. अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो कि इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है. फिच अफर्म्स इंडिया सोवरेन रेटिंग एट
BBB-। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने ट्यूसडे को इंडिया के जो सोवरेन रेटिंग है उसको लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अफर्म किया है। लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड कितना होता है? BBB-। इसके ऊपर क्या होता है? BBB+। इसके ऊपर AA ऐसे करके कई सारी रैंकिंग होती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लैडर होते हैं। जो सबसे अच्छा होता है वो AAA+ होता है, जहाँ पर जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो फिलहाल के लिए फिच रेटिंग ने ट्यूसडे को इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है उसको BBB- में अफर्म किया है विद स्टेबल आउटलुक जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो स्टेबल रखा है, जहां पर ये कहा है कि जो कंट्रीज़ की जो मीडियम टर्म ग्रोथ है वो रोबस्ट रहेगी। जो की सपोर्टिंग इंडिकेटर्स हैं उसकी वजह से जो ग्रोथ आउटलुक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। But because of the resilient external finances और because of the external factors, जो रेटिंग है, जो सोवरेन रेटिंग है वो BBB- करी है फिच ने। तो फिलहाल के लिए कई सारे जो फैक्टर्स हैं की सपोर्टिंग फैक्टर उनको पॉजिटिव बताते हुए जो आउटलुक है वो उसको स्टेबल करा है। बट ये BBB- क्यों किया, इसके लिए भी रीज़न दिया है फिच ने। फिच के अकॉर्डिंग वीक पब्लिक फाइनेंसेस, हाई डेफिसिट, डेट रिलेटिव टू पीयर, lagging structural indicators, and apart from the debilitating or lower GDP per capita, all these factors are indicating or all these factors are offsetting India's पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आउटलुक, जिसकी वजह से ये BBB- रेटिंग सोवरेन रेटिंग दी गई है उसको। और हम बोल सकते हैं दिस इज द लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड और जंक इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो ओवरऑल फिच ने ये इंडिकेट किया है, फिच ने बताया है कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशियो फ्रॉम इनसफिशिएंट फिस्कल कंसोलिडेशन, वीक स्ट्रक्चरल real GDP growth outlook due to weak reform implementation may individually or collectively lead to negative rating action। तो गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से, हाई डेट की वजह से, हाई डेफिसिट की वजह से ये रेटिंग फिलहाल के लिए फिच ने असाइन करी है इंडिया को। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। शेयर बाई बैक्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस टू बी फेस्ड आउट। सो ट्यूसडे को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बाई बैक को फेज आउट कर दिया। तो थ्रू एक स्टॉक एक्सचेंजेस जो शेयर बाई बैक होता है उसको फेज आउट करने का डिसीजन ले लिया, उसको उस डिसीजन को अप्रूव कर दिया। सो अलॉन्ग विद chalking out the governance mechanism for addressing lapses at market infrastructure institutions like stock exchanges, depositories and clearing houses। So finally जो share buyback होता है through different stock exchanges, इस share buyback को अब phase out कर दिया गया है as per the SEBI। So for as of now, SEBI has given its go ahead to increase the minimum utilization of the amount earmarked for buyback through the stock exchanges from existing 50% to 75%। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक इसको पूरा फेज आउट कर दिया जाएगा। तो अभी 50% से इंक्रीज करके 75% कर दिया है मिनिमम एयर मार्क फॉर शेयर बाईबैक, और 2025 तक इसको पूरा 100% कर दिया जाएगा। इट मीन्स इट विल बी कंप्लीटली फेस्ड आउट बाय मार्च 2025 तक इसको पूरा फेज आउट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए हैं, जैसे कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं, MIIs के, MIIs मीन्स मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के जो की मैनेजमेंट बोर्ड्स हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं, उनको अकाउंटेबल कर दिया फॉर व्हाट, फॉर नॉट रिपोर्टिंग द रॉन्ग डूइंग्स दे आर अवेयर ऑफ। तो अगर किसी भी तरह की कोई रॉन्ग डूइंग है, कुछ अनएथिकल हो रहा है और उसकी वजह और उससे की मैनेजमेंट पर्सनल अगर अनअवेयर हैं तो भी दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो बोर्ड मेंबर और की मैनेजमेंट पर्सनल की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर दी गई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पेशली फॉर रिट्स और इनविट्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को फ्लोट कर दिया गया है। इसके अलावा FPIs के ऑन बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन किया गया। अपार्ट फ्रॉम इट जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको भी इन्हांस कर दिया गया है फॉर स्टॉक ब्रोकर्स अप्रूवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं सेबी की मीटिंग में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट नोट टू रुपी 357 crore फॉर फॉक्सकॉन अंडर PLI स्कीम। सो एम्पावर्ड कमिटी
that has been headed by Mr. Param Iyer, Chief Executive Officer of नीति आयोग। यहाँ पे याद रखेंगे मिस्टर परम अय्यर जो है नाउ द CEO ऑफ नीति आयोग। इससे पहले कौन था CEO नीति आयोग का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो जो नीति आयोग के CEO हैं उन्होंने एक एम्पावर्ड कमेटी को हेड किया था। किस लिए हेड किया था? फॉर एनालाइजिंग द PLI स्कीम एंड अप्रूवल ऑफ PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फॉक्सकॉन। तो इस पर्टिकुलर एम्पावर्ड कमेटी ने फिलहाल के लिए अप्रूवल दे दिया है 400 करोड़ की PLI स्कीम का। फॉर हुम? फॉर फॉक्सकॉन इंडिया एंड Pegged Electronic for mobile manufacturing in India. तो now Foxconn will actually manufacture iPhone and और इस स्कीम के अप्रूवल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 357 करोड़ जो हैं वो अगस्त से लेकर के मार्च तक के पीरियड में के लिए फॉक्सकॉन को मिलेंगे। फॉर व्हाट? फॉर देयर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो फॉक्सकॉन जो फिलहाल के लिए चाइना से अपना जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहा था, उसको इंडिया में एक अच्छी खासी एक हेफ्टी स्कीम, हेफ्टी इंसेंटिव ऑफर किया है इंडिया की एम्पावर्ड कमेटी। तो प्रॉब्ली आगे आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए 400 जो करोड़ का जो अप्रूवल हुआ उसमें फॉक्सकॉन को 357 करोड़ मिलेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पैजेड इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 58 करोड़ का जो इंसेंटिव है वो इस पर्टिकुलर कंपनी को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया विल टेक 40 ईयर्स टू मैच चाइनाज कार पेनिट्रेशन, भार्गवा। तो मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन है मिस्टर RC भार्गवा, उन्होंने मंडे को मीडिया इंटरेक्शन में बोला है कि जो अभी इंडियन कार मेकर्स के लिए जो प्रोजेक्शन है, जो इंडियन कार इंडस्ट्री के लिए जो प्रोजेक्शन है कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 की पॉपुलेशन में जो पर कार प्रोजेक्शन है वो 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो जो द प्रोजेक्शन नंबर ऑफ कार्स पर 1000 पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाई 3 to 5 टाइम्स। इंडिया विल टेक एटलीस्ट 40 ईयर्स टू ड्रॉ द लेवल विद चाइना। तो इस प्रोजेक्शन के बाद जबकि प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि जो पर 1000 जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में वो आगे आने वाले टाइम में 3 से 5 गुना इंक्रीज होगी। इसके बावजूद भी, इस स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन के बावजूद भी इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 40 साल लग जाएंगे चाइना से बराबरी करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग और कार मार्केट पेनिट्रेशन। क्योंकि अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो ये प्रोजेक्शन जो है 3 से 5 गुना ज़्यादा है, बट पिछले 5 सालों में केवल 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है कार पेनिट्रेशन में। सो कार पेनिट्रेशन ऑन एवरेज ग्रू बाय मेयर 1% पर 1000 पॉपुलेशन, स्पेशली इन बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड डिसरप्शन ऑफ सेल ड्यू टू द पैंडेमिक। लेकिन जब की ड्राइवर्स हैं कार सेगमेंट के, कार इंडस्ट्री के, वो अभी भी स्लगिश हैं। पेनिट्रेशन अभी भी लो है, बट ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आगे इंक्रीज होगा, बट स्टिल इट विल टेक्स 40 ईयर्स फॉर इंडिया टू अचीव द लेवल ऑफ चाइना। और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं टैक्सेशन को और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को लेकर के, उनको भी रिमूव करना होगा। तो जो रोड ब्लॉक्स हैं वो भी आइडेंटिफाई किए हैं। उसको भी बोला गया कि अगर इंडिया चाहता है कि चाइना के बराबर लेवल फील्ड पे आए तो उसके लिए कई सारे टैक्सेशन, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस जो हैं उनको ईज आउट करना पड़ेगा, बिकॉज these are taxation or the regulatory compliances are the key reason for sluggish car market in India। और इसी वजह से इंडिया में अभी भी जो कार है वो लग्जरी प्रोडक्ट के तरह ही ट्रीट किया जाता है, अनलाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर कार जो है एक बेसिक नेसेसिटी है। और इसके अलावा FTA साइन को लेकर के भी मिस्टर भार्गव ने बोला कि FTA को और एग्रेसिवली इंडिया को साइन करना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स। तो फिलहाल के लिए ये इंडिया की कार मैन्युफैक्चरिंग की सिचुएशन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। सेंटर लाइकली टू सेल 11% इन IRFC बाय फाइनेंशियल ईयर 24। So as a part of its disinvestment drive, government of India is planning to sell its 11% from इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IRFC बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि IRCTC से भी गवर्नमेंट ने 5% का स्टेक डाइल्यूट किया है। अब जो करंट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 11% का स्टेक डाइल्यूशन करेगी इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। गवर्नमेंट में वेव टैक्स नॉर्म्स फॉर IDBI बैंक बायर्स।
बहुत ज़्यादा बिडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉबेबली गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो आईडीबीआई बैंक्स के जो बिडर्स होंगे, जो बायर्स होंगे, उनको टैक्स से कुछ एग्जम्पशंस दिए जाएं, टैक्स की लायबिलिटी से कुछ एग्जम्पशंस दिया जाए. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इज लाइकली टू वेव ऑफ सम टैक्स नॉर्म्स फॉर द बायर्स ऑफ आईडीबीआई. और इसका सीधा पर्पस ये है कि जो गवर्नमेंट ने टेंडर किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे बिडर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बायर मिले. इसीलिए गवर्नमेंट प्रॉबेबली कुछ टैक्स नॉर्म्स को रिलैक्स करने जा रही है फॉर आईडीबीआई सेल. That is all for today, students. If you like the initiative, please share it among your network and like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.